हेलो एंड हाय एवरीवन। आज केमिकल काइनेटिक्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम पहले मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर a first order reaction proceeds as। हमने मान लिया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो भाई ऐसे ऐसे हो रही है। कैसे हो रही है? ए कोई रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। इनिशियली का मतलब ये है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने वाली है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपने इसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट लिया होगा। मैंने मान लिया कि आपने इसके ए मोल ले रखे हैं, लेकिन इस समय जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और यही किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में। इसका अमाउंट समय के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस समय प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि आफ्टर अ स्मॉल टाइम इंटरवल टी, तो टी टाइम के बाद मैं देख रहा हूँ, अब कुछ देर हो गई रिएक्शन को होते हुए, तो इसका कुछ अमाउंट डेफिनेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो हमारे पास ए था, इसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये डिक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज हुआ है। मान लिया मेरे पास ए था और इसमें से एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा? ये बचा ए माइनस एक्स, क्योंकि ए था और एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक्स कहाँ गया? प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट कितना बन गया? एक्स। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, मुझे निकालना है इस रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड निकालनी है। तो रेट लॉ के हिसाब से रिएक्शन का रेट कैसे निकाला जाता है? dx ओवर dt। क्या है ये? रेट ऑफ रिएक्शन। dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। dx है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज का मतलब वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोडक्ट है तो समय के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, अगर रिएक्टेंट है तो समय के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन माना दोनों को चेंज जाएगा। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। इन दोनों के रेशियो को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। एक्टिव मास का मतलब क्या हुआ? एक्टिव मास को अपन मोलरिटी भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह सकते हैं। तो ये जो रेट है किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास ऑफ ए के। तो मैं ए लिखूंगा और इसके प्रोपोर्शनल कर देता हूँ। ये रेट लॉ कहता है कि किसी रिएक्शन का रेट जो उसमें रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने लिख लिया। अब मुझे पता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इसकी पावर 1 लगा दी जाएगी। अगर ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती तो पावर 2 और थर्ड ऑर्डर की होती तो पावर 3 हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से dx अपॉन dt को तो ऐसे लिखता हूँ, ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन स्मॉल टाइम इंटरवल। प्रोपोर्शनलिटी का मैं साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट k आ जाएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टी टाइम, तो स्टार्टिंग में तो ए की कंसंट्रेशन कितनी थी? स्मॉल ए, लेकिन टी टाइम पास हो जाने के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी बन चुकी है? ए माइनस एक्स। तो ये जो ए लिखा है ये है कंसंट्रेशन ए आफ्टर टी टाइम, और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? ए माइनस एक्स, क्योंकि टी टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हुई है। अब ये भी कंसंट्रेशन टर्म है और ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, दोनों को मैं एक साइड कर लेता हूँ। तो dx जहाँ लिखा था मैंने वहीं लिख दिया, कोई चेंज किया नहीं है। a माइनस एक्स ये जो न्यूमरेटर में था, मैं ट्रांसपोज करके जब इधर ले गया तो ये कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया भाई। इक्वल टू k के साथ मैं कुछ बोला नहीं, k जहाँ था वहीं रखा हुआ है। dt इस साइड डिनोमिनेटर में था,
और जब मैं ट्रांसपोज करके इधर ले गया तो ये कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड मुझे इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है भाई, तो ये जो dx ओवर a माइनस एक्स है इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इधर k इंटू डी टी है इसका भी इंटीग्रेशन करना है। ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, k कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन थोड़ा मैथ का टॉपिक है जो गणित के विद्यार्थी अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप है आप डायरेक्ट कर सकते हो। इंटीग्रेशन पे इतना लोड नहीं लेना है। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू कि हमारा एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और प्लस आ गया c, जहाँ c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो वेयर c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया हमारा c। ठीक है भाई, हो गया तो हो गया। अब एक कंडीशन आपको देखनी है, ये इक्वेशन ध्यान रखना, इक्वेशन मेरी एक बनी है माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, ये इक्वेशन बने। कंडीशन ये है कि वैन t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि टाइम जीरो। टाइम जीरो का मतलब घड़ी ने अभी चलना शुरू नहीं किया, हम कहाँ पहुँच गए, फिर से इनिशियल कंडीशन पे पहुँच गए। इनिशियल कंडीशन का मतलब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइम कब स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है, तो जब रिएक्शन कुछ समय हो चुकी होगी तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, x। लेकिन जब रिएक्शन नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी, जीरो। तो t इक्वल टू जीरो का मतलब हम इनिशियल कंडीशन में है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी मेरे पास जहाँ x है ना, उस समय x की जगह पे क्या था, जीरो। समझो, रिएक्शन कुछ समय हो जाने के बाद मेरे पास x है, लेकिन जब रिएक्शन हुई नहीं थी तो x की जगह पे क्या था, जीरो। फिर से समझो, इनिशियली का मतलब टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बना नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जीरो। तो x है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, x क्या है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। लेकिन इनिशियली का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई प्रोडक्ट बना नहीं, तो कंसंट्रेशन कितनी, जीरो। तो जब इनिशियली बोला जाएगा तो टाइम जीरो हो गया, रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, और उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो x है वो भी कितनी होगी, जीरो। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो काम आपका हो गया कि t बराबर जीरो तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। t बराबर जीरो मतलब इनिशियल कंडीशन में रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, हुई नहीं है। अब जब हुई नहीं है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या, जीरो, और x है क्या, x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ही है। तो जब t बराबर जीरो का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी जीरो। ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन पे लगा देता हूँ। तो जब इस इक्वेशन में ये वैल्यू लगाऊंगा, x की वैल्यू जीरो लगाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा माइनस लॉग a मिला, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो लगा दी, ठीक है। इक्वल टू जैसे ही मैंने t की वैल्यू जीरो लगाई तो ये पूरा जीरो हो गया, क्या मिला मुझे, c मिला। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ c। कितनी c की वैल्यू मिल गई मुझे, c की वैल्यू मिल गई माइनस लॉग a। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपने देखा कि मुझे पहले एक इक्वेशन मिली, वो इक्वेशन क्या थी कि माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर क्या था भाई, के टी प्लस सी था। दूसरा मैंने क्या देखा कि माइनस लॉग ए किसकी वैल्यू निकल के आई है, सी की। ये हमने दोनों वैल्यू पिछले वाले पेज से लिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी को नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, ठीक है। और c की वैल्यू माइनस लॉग ए थी, इसे भी नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब ये वैल्यू, ये मेरी इक्वेशन 1 थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, इसमें डाल दो। तो जैसे ही, ये तो यार कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, लॉग को एल एन क्यों लिख रहे हैं।
तो लॉग एक तो ये होता है LOG लॉग, दिस इज द नेचुरल लॉग जिसका बेस क्या होता है 10 होता है। दूसरा इंटीग्रेशन लॉग होता है, इसे लॉग बेस ई भी कहा जाता है और इसे ही ln भी कहा जाता है। तो अगर मैं ln बोल रहा हूँ इसका मतलब ये इंटीग्रेशन लॉग है। और इंटीग्रेशन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस होता है 2.303 का, भी बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1 में वैल्यू डाली यहाँ पे, तो माइनस लॉग a माइनस एक्स तो ऐसे ही रहा, KT भी ऐसे ही रहा, और C की जगह पे मैं ये वाला जो C है इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ माइनस लॉग a। अब अगर माइनस लॉग a जो यहाँ पर माइनस का है, अगर मैं इसे ट्रांसपोज करके इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, लॉग a, ये क्या है माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू KT। और थोड़ा सुंदर लगे तो मैं इसे दोबारा से फिर ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, इक्वल का साइन वहीं रहेगा। जो KT राइट हैंड साइड में था वो KT लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इधर की सारी वैल्यू इधर चली गई, लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स। अब आपने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ा होगा, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n। ये उल्टा भी सच है कि अगर log m अपॉन log n है तो उसे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, या फिर log m माइनस log n किसके इक्वल है, m अपॉन n की। तो ये वैल्यू हो गई है किसकी, log m की, और ये वैल्यू किसकी, log n की। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, log a अपॉन a माइनस एक्स। समझ में आया कुछ। इधर क्या बचा, KT। अब हम मंजिल के नज़दीक हैं, पहुँच चुके हैं। अब t को मैं इधर ले जाऊँगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन t और log a अपॉन a माइनस एक्स। लेकिन ये log कौन सा, इंटीग्रेशन log है, तो मैं क्या लेता हूँ, ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग, ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग। तो इंटीग्रेशन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस होता है कितने का, 2.303 का। ln को अगर मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका बेस 10 हो जाएगा और फिर इसकी स्पेलिंग LOG लिखी जाएगी। तो ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग। तो मैं ln को लॉग में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2.303 से। मुझे क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ln अब लॉग में बदल चुका है, a अपॉन a माइनस एक्स। तो दिस इज द रेट लॉग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। के क्या है भाई यहाँ पर, के क्या है, के रेट कांस्टेंट। के क्या है भाई, रेट कांस्टेंट। कौन सा रेट कांस्टेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, टी क्या है, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, की कितने समय तक वो रिएक्शन हुई। ये क्या है, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसा हम देख रहे थे पिछली बार, ये क्या था, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ये। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। तो ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। तो वही मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसे लिखना चाहें ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब चलते हैं, इसमें एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लोग। अभी अभी हमने निकाला कि A एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, हो जाने दो, हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
इनिशियली मैं मान लूँ कि इसके ए मोल है मेरे पास, इनिशियली रिएक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, हुई तो है नहीं, तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा उस समय, 0 रहा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ आफ्टर टी हाफ टाइम। अब टी हाफ पे आप ध्यान कर लो, टी हाफ क्या है, टी हाफ के बारे में कल बात हुई थी आपसे। टी हाफ होता है हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ क्या होता है बच्चों, हाफ लाइफ। देखो सिस्टमेटिक सारे वीडियो तो देखने चाहिए, किसी भी टीचर के देखो, मेरे देखो, किसी के देखो, लेकिन तभी सारी चेंज जुड़ पाएगी। तो टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। ये क्या होता है, ये वो टाइम है जिसमें, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आधी रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब, अगर इसका जो अमाउंट मैंने ए ले रखा है ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका आधा, यानी इसका आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो जब टी हाफ टाइम, आधी रिएक्शन कंप्लीट, टी हाफ टाइम कौन सा टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जो जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो पहले मैं क्या लिख रहा था, a माइनस एक्स लिख रहा था। अब एक्स थोड़े ना लिखूंगा, मुझे पता है ना। अब मैं इसमें x नहीं लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा बताओ, मैं इसमें लिखूंगा क्योंकि इसका आधा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। पहले मुझे अमाउंट पता नहीं था, अमाउंट अननोन अमाउंट कितना था x, मुझे ये पता था कि कोई अननोन अमाउंट a में से x प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो मैंने x को माइनस किया था। अब मुझे पता है a है और इसका आधा, यानी a/2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये था और इसका आधा a/2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा भाई, a माइनस a/2 लिख दूंगा, और तो प्रोडक्ट भी कितना बन जाएगा भाई, जितना खर्च हुआ है। x अगर प्रोडक्ट में बदला तो इधर x बनेगा, a/2 प्रोडक्ट में बदला तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, a/2 बनेगा। बताओ ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली हम निकाल क्या रहे हैं, थोड़ा सा बता दें आपको, हम रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हो और इनिशियल कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का रिलेशन निकाल रहे हैं। जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसका रिलेशन निकाल रहे हैं किसके साथ, विद टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड के साथ। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और हम इस रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसका रिलेशन जानना चाहते हैं किसके साथ, हाफ लाइफ पीरियड के साथ। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई, अभी अभी हमने इसके रेट कांस्टेंट का फार्मूला डिराइव किया है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने फार्मूला निकाला था वो क्या था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, यही तो निकाला था। अब करना क्या है, अब करना ये है कि इसमें जो वैल्यू आपको मिल गई है लगाते चले जाओ, k को ऐसे ही रहने दो, 2.303 ऐसे ही रहने दो, टी हाफ दे रखा है ऐसे ही रहने दो। लेकिन जब टी हाफ हो जाएगा तो उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए ही रहेगी, टी हाफ टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या बची है, a माइनस टू, यानी a कैसे आधा ए चला गया, आधा ए। तो जो a क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है, टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये रही, a माइनस हाफ है बोले तो हाफ है, हाफ है बोले तो a/2 और अपॉन का 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। समझ में आ रहा है। अब जब ये भैया अब इनटू है, इसको x नहीं है, a से a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, log 2 बच गया। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूँ कि ऐसे ही रहेगा, 2.303 अपॉन टी हाफ रहने वाला है
और log 2 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए भाई, कुछ वैल्यूज इस कुछ चैप्टर की लर्न करनी पड़ेंगी। log 2 की वैल्यू 0.3010 आज ही याद करना अभी। log 3 की वैल्यू कितनी 0.4771 और किसकी करोगे 2 की होगी। हाँ बस यही कर लो। log 10 की तो सबको पता ही होती है कितनी है 1 है, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये तो पता ही होंगी, तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो मैंने log 2 की वैल्यू लगा दी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने भी याद कर लिया, आप भी याद ही कर लेना 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो मैंने सॉल्व करने पर पाया कि इस वाले इक्वेशन में टी हाफ लाइफ पीरियड तो है, दिख रहा है मुझे साफ साफ, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन ए कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये कि टी हाफ का ए से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड फिक्स होता है। अगर 10 ग्राम लिया आपने, सपोज कि 10 ग्राम रेडियम लिया, मैं एक एग्जांपल रेडियम का बहुत शानदार एग्जांपल है भाई बता देता हूँ, ठीक है। जैसे रेडियम है, रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड होता है 1580 ईयर्स, यानी कि रेडियम आप चाहे कितना ही रेडियम क्यों ना ले लो, 1580 ईयर्स के बाद वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाएगा, कितना ही ले लो। मतलब अगर आपने 1 ग्राम रेडियम लिया है तो 1580 ईयर्स के बाद वो रह जाएगा 0.5 ग्राम। अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो 1518 ईयर्स के बाद वो 100 का आधा कितना रह जाएगा 50 ग्राम। अगर आपने 1000 ग्राम रेडियम लिया है तो वो 1580 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा उसका आधा 500 ग्राम। मतलब ये है कि 1 ग्राम को भी आधा होने में 1580 ईयर्स लग रहे हैं, 100 ग्राम को भी आधा होने में 1580 ईयर्स लग रहे हैं, 1000 ग्राम को भी आधा होने में 1518 ईयर्स लग रहे हैं। मतलब ये टाइम जो पीरियड है ना, जो हाफ लाइफ पीरियड है, ये इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। इनिशियल अमाउंट चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उसका हाफ अमाउंट डिसइंटीग्रेट होने में लगने वाला टाइम हमेशा क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ करा दूँ 1-2 न्यूमेरिकल, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और ये आपका पूछा जाएगा एग्जाम में ज़रूर। चलिए अभी तो छोटा ही वीडियो हुआ है, हम लोग कर लेते हैं। अब ये देखिए, हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, नहीं लाइब्रेरी से नहीं मिलेगा, हमें कहा इंसर्ट से मिलेगा, इंसर्ट से पीडीएफ मिल जाएगी और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं शानदार वाले, हम उन्हें कर लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इसे हटाओ यार, इनकी बात नहीं कर रहे, वो बता दे रहा हूँ जो कल आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे रखे हुए, ठीक है। हम सीधे सीधे उन्हें न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये कल करा चुके हैं, वह हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं सारे, यहाँ से इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। ये देख लीजिए आप 35 से, अरे भैया वापस आ जा, तो लाइन फालतू में खिंच गई यार, हो गई साफ भी हो गई। चलो सीखने की प्रक्रिया है तो टाइम तो लगता ही है भाई ज़िंदगी में, है क्योंकि टाइम बहुत मांगती है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर हम इसे सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। आई होप कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और बड़ा कर लें, देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.25 × 10⁻³ पर सेकेंड। तो इसका 35 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं।
अभी अभी डेरिवेशन किया है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, और के की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 1.25 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ये यूनिट से भी पहचान सकते हो। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 2.5 ग्राम। मतलब जब रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट कितना था तुम्हारे पास, 5 ग्राम। जब खत्म हुई तो कितना रह गया, 2.5 ग्राम। दोबारा समझो, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, ये कोई रिएक्टेंट है यार हमारे पास, रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, लिख लेते हैं इस तरह से। और इनिशियली ये कितना था, 5 ग्राम था। अब इनिशियली ये कितना रहा होगा, 0। अब हाउ लॉन्ग, वो टाइम तो पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ टी टाइम। आफ्टर टी टाइम, अब टी टाइम क्या है, अननोन है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद कितना रह जाएगा, टू रिड्यूस 2.5 ग्राम, ये रिड्यूस होके 2.5 ग्राम रह जाएगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बता दिया कि फार्मूला आपको फर्स्ट ऑर्डर का लगाना है। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, ये पूछ रहा है ये बताओ कितना टाइम लगेगा कि 5 ग्राम रिएक्टेंट रिड्यूस होके 2.5 रह जाए। तो फार्मूला लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर साफ साफ कह दिया है तो आंखें बंद करके फार्मूला ठोक दो। K = 2.303/T होता है, लॉग भी होता है भाई, A/A-x होता है। अब K रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2.303 एक नंबर है, T टाइम मुझे निकालना है, लॉग A क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना गिवन है भाई, 5 ग्राम। A-x क्या है, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, एक टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट। तो टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, 2.5। तो A-x की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5। तो 2.5 डेसिमल हटाया 50 हो गया, 25 2 जा 50, कितना बचा, log 2। अब log 2 देखकर आप खुश हो सकते हो, क्यों, क्योंकि वैल्यू ना भी दी हो तो अभी अभी मैंने बोला था कि log 2 हुआ, 3 हुआ, इनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू कितनी थी भाई, 0.3010। इस क्वेश्चन में वैसे गिवन है लेकिन इनकी वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, अब मैं इसी पेज पे कर देता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इन दोनों के बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन बताई, पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया कि 2.303 और 0.3010 का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है भाई। तो इसे क्यों यार बार बार करके देखा जाए, कैलकुलेट करके टाइम खराब करें, और चैप्टर में ये बार बार रिपीट होगा। तो मैंने तो डायरेक्ट लर्न किया हुआ है कि के की वैल्यू लगाई 1.25 इंटू 10⁻³ अरे हिसाब से लग जा भैया, गंदा गंदा क्यों हो रहा है, गंदा। 10⁻³ इक्वल टू, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो 0.6932 आ जाएगा, अपॉन क्या है, टी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो t इक्वल टू 0.6932 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻³ अब ये डेसिमल जो हो रहा है 4 के बाद है, ये 2 के बाद है, इससे हटाएंगे आप तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो इसमें मिला दिए तो क्या बचा, 10⁻1 बचा, समझ रहे हो, ऊपर बचा है 6932 और यहाँ 10⁻³ है प्लस 2 है, तो 10 कितनी बची भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गई, -1 बची। 10 कितनी, 2 है, ये -3 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 10 कितनी बची, -1। तो -1 का मतलब हुआ, चलो लिखता हूँ, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ यार, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, +1 का मतलब 6932 इंटू 10 अपॉन 125। अब बस इसे यार डिवाइड ऐसे कर लो, 5 से हो तो जा रहा है, 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा, इसे फिर मल्टीप्लाई कर लो यार, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 9 जा 18 का 8 1 बचा, 12 और 1 13 अपॉन 25 है।
अब आपको आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना मैं आंसर इसका आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बता के कर ही लो। चलो 25 5 जा 13 बचा, 136 हो गया, फिर 5 जा 5 11 बचा। चलो इसे कर लेते हैं हम लोग, कितना हो रहा है कि गड़बड़ हो जाएगा भाई, तो ऐसे ही हो जाता है। 25 5 जो किया था ना 13864, 13864 को डिवाइड करना था 25 से। 25 5 जो लिखा मैंने पहले, तो 125 आ गया। कितना बचा भैया 13, 6 कैरी डाउन किया, 25 5 जा, फिर 125 आ गया। कर तो सही रहा था पहले भी मैं। चलो अब कितना 4 कैरी डाउन, 25 4 जा 100 हो गया, 14 बचा। कैरी डाउन को कुछ पता नहीं, डेसिमल लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, कितना हो जाएगा 5 जा 125, फिर 0 बढ़ा लिया 6 जा। तो ये आंसर आ गया 554.56। 554.56। अभी आप देख लेना कि अमाउंट केस की यूनिट क्या दे रखी थी। ये दे रखा है रेट कांस्टेंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, के की यूनिट। देखो के की यूनिट क्या थी, के की यूनिट क्या थी पर सेकेंड, तो ये टाइम हमारा सेकेंड में आएगा। अगर के की यूनिट होती पर ईयर तो हमारा टाइम पर ईयर में आ जाता। तो ये आई होप कि ये बात सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक सवाल और देख लेते हैं। कौन सा पेज है भाई, ये 6 इस पे से हमने किया, अभी कौन सा किया, ये तो किया नहीं है अभी, और चलो पीछे, चलो इस पे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इसी पेज को दोबारा करते हैं, और इस पे से अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा वाला, 36 देख लो। इसके करने के बाद आपका काम हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बता देंगे आपको, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से यार, शानदार तरीके से, फिर छोटा बड़ा कर लेंगे, कुछ तो फायदा मिले इसका। क्या बोला जा रहा है 36 में, शो दैट, दिख पा रहा है आपको, दिख पा रहा है सही, शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको हिंट मिली कि फॉर्मूला आपको वही लगाना है, कौन सा वाला, k इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर k इक्वल टू 0.6932/t हाफ। हिंट मिल गई। क्या कह रहे हैं, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन। 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है इस ट्वाइस डबल होता है, किसका, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। मतलब 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगा, फिर 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगा। तो जो टाइम 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा वो 90% रिएक्शन को होने में लगने वाले टाइम का डबल होता है। ये प्रूफ करना है, log 10 की वैल्यू दे रखी है, ना भी दी होती तब भी हम तो लोग समझदार हैं, कर ही लेते हैं ना। चलो ये आ गया आपका क्वेश्चन, इधर शुरू करते हैं। तो 36 में देखें आप, ये क्या हो गया, टी क्या लिखा मैंने 99, मतलब क्या है इसका 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। ये क्या है T90, मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है कि ये वाला जो है ना इसका डबल है, T90 का क्या डबल है, तो T99 डबल है ना। अगर मैं इसे भी डबल कर दूं, ये इसका डबल था, अगर इसे डबल कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हिंदी में समझो, इतनी बात कहने को बोल रहा है कि ये टाइम भाई ये डबल था ना, तो मैंने इसे डबल किया, इक्वल हो गए, ये तो प्रूफ करना है। तो अब कैसे करेंगे,
वही मान लेते हैं कि रिएक्शन हो रही है भाई, रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। इनिशियली, अब इनिशियली मान लिया करो कि अमाउंट इसका, वैसे तो आप ए मान कर भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप 100 नंबर को कंसिडर कर लें तो कैलकुलेशन बहुत आसान मस्त हो जाती है एकदम। तो मैंने मान लिया कि इनिशियली इसके कितने मोल्स थे 100, आप ऊपर चाहो तो एक लाइन लिख भी सकते हो, लेट अस कंसिडर द रिएक्शन इज स्टार्टिंग विद 100 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो 100 मान लिए मैंने, तो अब इनिशियली का मतलब रिएक्शन स्टार्ट तो हुई नहीं है, प्रोडक्ट कितना हो गया 0। अब मैं पहले वाले केस को सॉल्व कर रहा हूँ T90 के लिए। T90 क्या है, 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा टाइम। 90% रिएक्शन का मतलब कि रिएक्टेंट का 90% किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। तो जो इसका 90%, जो 100 था ना, इसका 90% बोले तो 90 कहाँ बदल गया, प्रोडक्ट में। यहाँ कितना बचा, 100 माइनस 90, और यहाँ क्या बन गया 90। इतनी बात समझ में आई। तो मैं अब फार्मूला लगा देता हूँ, K इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है 2.303 अपॉन T और log A अपॉन A माइनस एक्स। K ऐसे ही रहेगा, 2.303 एक ऐसे ही रहेगा, T की जगह टाइम कितना लगाएंगे हम, T90, क्योंकि ये कौन से टाइम की बात चल रही है, 90% रिएक्शन के कंप्लीशन का जो टाइम है। अच्छा, log ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना 100, इसीलिए माना था मैंने कि 100 का 90% 90 हो गया, 100 का 20% 20 हो गया, 100 का 99% 99 हो गया। अब A माइनस एक्स क्या है, ये टी टाइम के, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन। तो टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी है, 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 बोले तो 10 ही हो गया। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मुझे मिलेगा T90 log 100 अपॉन 100 से 90 का 10, क्या बचा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 वैल्यू जब मैं लगा दूंगा तो मुझे K की एक शानदार वैल्यू मिल जाएगी, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T90। इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान ये रखना है कि K रेट कांस्टेंट है, तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितनी भी तरीके से क्यों ना निकाला जाए हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा किसके लिए, फॉर, अरे नहीं पन्ना थोड़ी ना बढ़ाया था हमने, चलो पेज ऐड करना था मुझे इसमें, प्रीवियस साइड चल रहा है, चलो ठीक है। चलो क्या करना है, इसे नया पेज ले लेते हैं हम लोग, नया पेज ले लेते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन था भाई, ये वाला क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, ये ना इधर आ गया, बड़ा हो जा भाई, ये वाला है 36 का। अब मैं कर रहा हूँ फॉर 99% रिएक्शन। तो 99% रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो क्या स्थिति, वही कहानी कि A रहा होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट P में बदल रहा होगा। इनिशियली हम इसका अमाउंट पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, कितना 100, तो इनिशियली प्रोडक्ट कितना होगा 0। अब T99 का मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 100 में से 99 प्रोडक्ट में बदल गया, तो कितना बचा 1। 100 में से जब 99 प्रोडक्ट में बदल गया तो कितना बचा 1। तो T99 टाइम के बाद यहाँ कितना बचेगा, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब इसका 99% खर्च हो गया है, और वो 99% किस में बदल गया है, प्रोडक्ट में। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फार्मूला क्या, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स आ जाएगा, आ जाने दो। तो ये 2.303 ऐसे ही रहने वाला है। T टाइम कितना लगाएंगे हम, T99, क्योंकि इस बार अपन ने 99% के लिए सॉल्व कर रहे हैं T99। अब log A, इनिशियल अमाउंट कितना, वही जो पहले था, इनिशियल अमाउंट कितना 100, A माइनस एक्स क्या है, टाइम इंटरवल के बाद का अमाउंट, टाइम इंटरवल के बाद का अमाउंट को बोलते हैं A माइनस एक्स। ये A है और ये X है, ये A है और ये X है, A माइनस एक्स 100 माइनस 99, चाहो तो डायरेक्ट 1 लगा दो, या ना दिल करे तो 100 माइनस 99 करके एक लाइन और बढ़ा लो भाई।
तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन T99 और यहाँ पर log 100 बचा, क्योंकि अपॉन में क्या बचेगा 1, 100 में से 99 गया 1 बचा। और भी कुछ कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। और हम ये कर सकते हैं कि 2.303 से मत बोलो, T99 ऐसे ही रहने दो। क्या मैं log 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ? तो आपको पता है 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या होता है 100। 10 2 टाइम्स आ गया तो 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया 100। तो 100 को 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। गणित का मैथ्स का एक और फार्मूला होता है log m टू द पावर, अगर n कहीं लिखा हुआ है तो n पावर हमेशा पहले आती है। क्या बन जाता है n log m। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। log m टू द पावर n को मैं सॉल्व करूँगा तो n पीछे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, n log m लिखा जाएगा। उसी फंडे से यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन T99 इंटू, ये 2 पीछे आ गया तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 लगा दी जाएगी। तो मुझे क्या मिलने वाला है 2.303 अपॉन T99 इंटू 2। ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो गई। तो कुछ देर पहले मैंने k की वैल्यू निकाली थी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 से, अब k की वैल्यू निकाली ये इक्वेशन नंबर 2 से। लेकिन क्योंकि दोनों ही k की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से k की वैल्यू क्या है, ये रही 2.303 अपॉन T90। इक्वेशन 2 से k की वैल्यू ये रही 2.303 इंटू 2 अपॉन T99। 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया। जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं यार, तुम भी क्या याद करोगे। चलो T99, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, तो मुझे मिल गया T99 इक्वल टू 2 टाइम्स T90, और यही मुझे प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूव्ड। इस तरह के कई सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, सबको लेंगे कलम सेशन में, ठीक है। ओके, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में नई एनर्जी के साथ।